नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम का धमाकेदार क्लास लेके आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन में मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि आपको बताते हैं, चाहे वर्धा आयोग हो 1937 वाला, चाहे मुदालियर आयोग 1952 में बना था, चाहे कोठारी आयोग 1964 में बना था, इन सभी आयोग ने एक रूपता दिखाते हुए जो है आपको प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की प्रतिवेदन दिया था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय समाज का कौन सा रूप है। तो ऑप्शन में समाज का बड़ा रूप, समाज का छोटा रूप, समाज का पहला रूप, समाज का कोई भी रूप नहीं। तो देखिए, विद्यालय जो है समाज का कौन सा रूप होता है, तो विद्यालय जो है समाज का छोटा रूप होता है। ठीक है, समाज जो है बहुत सारे चीज़ से मिलकर बना होता है। आपको देखिए, एक तो क्षेत्रफल एरिया हो गया, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, यानी जितने भी चीज़ देखते हैं अपने आसपास ये सभी क्या है, समाज में होने वाले कार्यक्रम है। तो विद्यालय जो है समाज का सबसे छोटा रूप है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कक्षा कक्ष का कार्य है। तो ऑप्शन में है श्यामपट्ट कार्य, मौखिक शिक्षण कार्य, लिखित शिक्षण कार्य, इनमें से सभी। तो देखिए, विद्यालय के जो कक्षा कक्ष में कौन सा कार्य होता है, तो इनमें से सभी कार्य होता है। यानी देखिए, कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट कार्य होता है, यानी श्यामपट्ट पर लिखा भी जाता है। वहाँ जो है आपको कुछ प्रश्न भी पूछा जाएगा, या फिर आपको अगर विद्यार्थी कोई है तो उसको श्यामपट्ट पर बुलाया भी जाता है। उसके बाद देखिए, मौखिक शिक्षण कार्य के द्वारा जो है बालक को शिक्षा प्रदान किया जाता है कक्षा कक्ष में। और लिखित शिक्षण कार्य के द्वारा भी जो है आपको शिक्षण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यह सभी कार्य जो है आपको कक्षा कक्ष में होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक का पहला ज्ञान स्थल कौन है। तो ऑप्शन में परिवार, समाज, विद्यालय, नानी का घर। तो देखिए, बालक का जो है पहला ज्ञान स्थल कौन होता है, तो बालक का परिवार होता है। और बालक का जो है सबसे पहला गुरु कौन होता है, तो उनकी माता पिता होता है। क्योंकि बालक का जो है विकास परिवार से ही शुरू हो जाता है। और बालक का निर्माण काल किसको कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। और शैशवावस्था कहाँ बीतता है, तो ज़्यादातर आपको परिवार में ही बीतता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन में है भेदभावपूर्ण शिक्षा, हमेशा दंड देना, बच्चों में हीनता का भाव भरना, आदर्शवादी शिक्षण कौशल। तो देखिए, इसमें से जो है सकारात्मक प्रभाव से कौन प्रभावित करता है अधिगम को, तो देखिए आदर्शवादी जो है शिक्षण कौशल प्रभावित करता है। क्योंकि यदि कोई शिक्षक है या फिर आप शिक्षक बनेंगे, आप जिस भी विद्यालय में जाएंगे तो आपको जो है आदर्शवादी व्यवहार रखना होगा। किसी के साथ जो है पक्षपात नहीं करना होगा, नहीं कि ये अमीर का बच्चा है तो उसको ज़्यादा आप मानिएगा और गरीब के बच्चा में अंतर कीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको आदर्शवादी व्यवहार रखना है, सबको समान नज़रिए से देखना है, सबको समान रूप से शिक्षा देना है। ठीक है, तो यह क्या हो जाता है कि आदर्शवादी शिक्षण कौशल जो है सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है किसको, अधिगम को। ठीक है, उसके बाद देखिए भेदभावपूर्ण, यदि शिक्षक होने के नाते आप विद्यालय में भेदभाव करते हैं तो इसमें क्या होगा कि बच्चों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। या हमेशा दंड भी दीजिएगा तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। या बच्चों में हीनता का भाव भरिएगा उससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो ऑप्शन में जन्म से प्रतिभाशाली होते हैं, अमीर घर से होते हैं, बेहद मूर्ख होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए कैसे नहीं होगा तो बताते हैं। क्या जरूरी है कि जो बच्चा ज़्यादा पढ़ने में तेज होगा वह जन्म से ही, यानी जो माँ के घर से आया और वह सब कुछ सीख के आता ही, तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो वो जन्म से जो है प्रतिभाशाली होते हैं, ये गलत है। उसके बाद क्या अमीर घर के बच्चा ही प्रतिभाशाली होते हैं, यह भी गलत है। गरीब घर के बच्चे भी प्रतिभाशाली हो सकते हैं। और जब प्रतिभाशाली की बात कहा गया है तो यहाँ ऑप्शन में कि बेहद मूर्ख होते हैं। जब बेहद मूर्ख क्या होगा, जब प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो मूर्ख नहीं होगा। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक के जो है आईक्यू लेवल यानी बुद्धि लब्धि कितना होता है, 140 से ज़्यादा होता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का समझने का प्रयास करना चाहिए।
तो ऑप्शन में शिक्षा समाज शास्त्र द्वारा, सामाजिक दर्शन द्वारा, मीडिया मनोविज्ञान द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा। तो यह क्वेश्चन जो है पिछले हम सेट में दे चुके हैं और आज भी रिपीट किए हैं क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कोई भी आप शिक्षण कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे बच्चा को आप लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, या श्यामपट्ट कौशल सिखाते हैं, या कोई भी क्षमता आप जो है शिक्षण कौशल के तहत सिखाते हैं, तो यह किसके द्वारा होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा होना चाहिए। यानी जितने भी शिक्षा मनोविज्ञानी के द्वारा आपको नियम दिए गए हैं, प्रतिवेदन दिए गए हैं और उनका जो नियम चल रहा है, तो उनके आधार पर ही आपको शिक्षण कौशल प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी पढ़ाने लगे विद्यालय में, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम आप लोग को बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं और मात्र हम आप लोग से छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं, बस 99 रुपया। ये मेरा नंबर है 7050387142, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा फ़ोन पे गूगल पे भी नंबर है। तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेरा नोट्स जरूर लीजिए, और हम सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन सेट किए हैं और यह बस छोटा सा अमाउंट है। आप बीएड में जो है 1.5 लाख रुपया खर्च करेंगे, आप 99 रुपया जरूर खर्च कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, और नोट्स अच्छा नहीं लगेगा तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बालक का निर्माण काल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बालक का निर्माण काल किसको कहा जाता है? तो शिशुअवस्था को कहा जाता है, क्योंकि देखिए शिशुअवस्था का काल कब तक होता है? 1 से लेकर 6 वर्ष तक होता है, और इसी काल में चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से हो, इनका परिवार में विकास होता है। या तो आप इनको शारीरिक रूप से विकास करना है तो परिवार में शिशुअवस्था में ही अच्छा पौष्टिक आहार दीजिए तो बच्चा का शारीरिक विकास होगा। या आपको बोले कि माता पिता जो है बालक का पहला गुरु होता है, तो शिशुअवस्था में बालक सबसे ज़्यादा अपने घर में रहते हैं, तो उनको जो है माता पिता के द्वारा ज्ञान प्रदान होता है, उनको अच्छा शिक्षण कौशल के बारे में घर में ही बताया जाता है। तो इसीलिए बालक का निर्माण काल जो है शिशुअवस्था को कहा जाता है। और बाल्यावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है, और किशोरावस्था की अवधि जो है 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास क्या है? तो ऑप्शन में है वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, और दूसरा ऑप्शन में कि विकास जीवन भर चलता है, और सी में है उपयुक्त दोनों सही है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ वृद्धि और विकास के बारे में पूछा है, तो देखिए यह भी सही है। यानी जो है वृद्धि जो होता है, यानी यहाँ शारीरिक रूप से बात किया जाता है, यानी आपको शारीरिक रूप से बच्चा का वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होता है, यानी 20-22 साल तक होता है, उसके बाद ये वृद्धि रुक जाता है। मगर विकास जो है, ये बी नंबर ऑप्शन, विकास जीवन भर चलता रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा आदमी मरते दम तक सीखता है, ठीक है। तो उसके जीवन में हमेशा विकास होते रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ से आप नया कुछ सीखते हैं या किसी से कुछ अनुभव मिलता है, तो जीवन भर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो वो विकास जीवन भर चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त की दोनों सही है, यानी वृद्धि का भी लाइन सही दिया हुआ है और विकास का भी लाइन सही दिया हुआ है। और इस तरह के ऑप्शन सेट किया जाता है आप लोग के एग्जाम में। और आप लोग का क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का आत्मा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में शिक्षक, पुस्तकालय, खेल का मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्यालय का आत्मा किसे कहा जाता है? तो शिक्षक को कहा जाता है, और विद्यालय का हृदय जो है पुस्तकालय को कहा जाता है। और देखिए, विद्यालय में खेल का मैदान क्यों जरूरी है? तो खेल के मैदान से विद्यालय में जो है बालक का शारीरिक विकास होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है और मानसिक विकास भी होता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन में 2009, 2010, 2011, 2012। आपको बता दें कि पिछले जो है जीके जीएस के सेट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ये क्वेश्चन दिया गया था और वहाँ हम छोड़े थे, तो इसलिए देखिए ये दोनों का क्वेश्चन है, आपको जीके में भी पूछा जा सकता है और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई जो 2009 जो है, यह कब आया था? तो 2009 में आया था, मगर यह जो है लागू कब से हुआ? तो 2010 से लागू हुआ। यानी देखिए 2009 में आया और 2010 में लागू हुआ, ठीक ना। और इसके तहत जो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। उसके बाद जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सुदृढ़ करने पर भी बल दिया गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की शिक्षा अधिक योग्य है? तो ऑप्शन में केंद्रीयकृत शिक्षा, राज्य पोषित शिक्षा, पंचायत पोषित शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से कौन शिक्षा अधिक योग्य होता है? तो देखिए जो शिक्षा केंद्रीयकृत यानी केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है वह शिक्षा अधिक योग्य होता है। अब आपको बता दें, भारत में ही देखिए, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ हम लोग बिहार में सरकारी स्कूल में जब पढ़े तो वो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, यानी राज्य पोषित शिक्षा होता है, ठीक है। मगर वही आप केंद्रीय विद्यालय में जाइए, नवोदय विद्यालय में जाइए, या आपको आर्मी स्कूल में जाइए, तो वहाँ क्या होता है कि शिक्षा का लेवल बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ नहीं है कि बिहार में जो है वोटिंग बैंक बनाने के लिए बस किसी तरह अपना नियोजन कर दिए, टीचर को बहाली कर दिए, वो योग्य है या नहीं है ये कुछ भी चेक नहीं करना है। मगर आपको जब आप आर्मी स्कूल में टीचर बनिएगा या केंद्रीय विद्यालय में, तो आपका दो एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, तब आप जाके शिक्षक बनेंगे। तो इसीलिए जो है केंद्रीयकृत शिक्षा अधिक योग्य होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का स्वरूप है। तो ऑप्शन में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, वित्त लेकर शिक्षा, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं, और नागरिक अधिकार। तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा है? तो यह जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है, और यह जो है मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है, और यह अनुच्छेद 21 के क में इसका प्रबंधन है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का पूरा शिक्षण कौशल किस पर आश्रित होता है? तो ऑप्शन में शिक्षक पर, कार्यालय पर, पुस्तकालय पर, प्रयोगशाला पर। तो देखिए विद्यालय को जो है पूरा शिक्षण कौशल किस पर आश्रित होता है? तो शिक्षक पर होता है, क्योंकि देखिए शिक्षक ट्रेंड ही नहीं रहेगा, शिक्षक का शिक्षण कौशल ही नहीं सही रहेगा, चाहे आप विद्यालय में एसी रूम क्यों ना लगा दीजिए दिल्ली राज्य की तरह, ठीक है, मगर शिक्षक रहेगा क्या कहते हैं वैसे ही बदपलुआ रहेगा, तो वो क्या पढ़ा पाएगा। तो इसीलिए सबसे जरूरी है कि शिक्षक का शिक्षण कौशल सही होना चाहिए, शिक्षक ट्रेंड टीचर है, वो अधिक योग्य हो, उनका विषय वस्तु में ज्ञान हो, तो यह सब जरूरत होता है, ठीक है, विद्यालय में शिक्षण कौशल के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग कौन है? तो ऑप्शन में वर्धा आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, इनमें से सभी। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद जो है पहला शिक्षा आयोग कौन था? तो मुदालियर आयोग था, ठीक है। इसे जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, और इसकी नियुक्ति जो है 1952 में हुई थी। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए वर्धा आयोग की नियुक्ति जो है 1937 में हुआ था, और यह जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, और इस आयोग ने जो है बुनियादी शिक्षा पे भी बल दिया था। उसके बाद देखिए कोठारी आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय कहाँ होना चाहिए? तो ऑप्शन में सुनसान जगह पर, बच्चों के गांव में, बच्चों के गांव के निकट, बहुत दूर होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय कहाँ होना चाहिए? तो देखिए यह क्वेश्चन आपको हम दिए थे पिछले वाले आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास में, ठीक है, मगर यहाँ देखिए क्वेश्चन वही है, मगर आपको ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। आपको बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखेगा कि आप शिक्षण के प्रति कैसा सोचते हैं, विद्यालय वातावरण के प्रति कैसा सोचते हैं, बच्चों को आप कैसा शिक्षण देंगे, उसके बारे में आपके दिमाग को वो जांचता है, ठीक है। या फिर आप इसमें रुचि रखते हैं, या फिर पैसा कमाने के उद्देश्य से आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह सब इसका कोई थ्योरी नहीं होता। बस आपका कितना दिमाग है, आप कितना इसमें पॉजिटिव सोचते हैं, यह आपको बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन ऑप्शन सबसे सटीक होगा? तो कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कहाँ होना चाहिए? तो ऑप्शन में सुनसान जगह पर, बच्चों के गांव में, बच्चों के गांव के निकट, बहुत दूर होना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे सटीक कौन हो जाएगा? तो बच्चों के गांव में होना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों के गांव के निकट भी है, ठीक है, मगर यह नहीं होकर बच्चों के गांव में होना चाहिए। मगर इससे पहले वाले वीडियो में हम क्या दिए थे कि बच्चों के घर के नज़दीक होना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा सटीक होगा, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जहाँ बच्चों को आसानी से पहुँच हो पाए शिक्षा में, वो ऑप्शन आपको मारना है, ठीक ना। आपको बता दें कि सुनसान जगह पर कभी विद्यालय नहीं होना चाहिए, या बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, खासकर प्राथमिक विद्यालय, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाख्या कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन में 1987, 1988, 1989, 1995। तो देखिए समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1989 में हुआ था, और यह खासकर जो है महिलाओं की शिक्षाओं पर बल देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण को पहचानने के लिए, तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बल देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए नई शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 में जो है ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत हुई थी,
और जो है आपको राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1988 में थी। इसमें जो है प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, यानी प्रौढ़ शिक्षा को उसको साक्षरता में लाना था, ठीक है, चाहे उसमें महिला हो और पुरुष दोनों शामिल था। उसके बाद देखिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो है 1995 में हुआ था, और इस योजना के तहत जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को जो है मुफ्त एवं पोषण युक्त भोजन विद्यालय में एक टाइम दिया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ब्लैक बोर्ड योजना से संबंधित है, तो ऑप्शन में श्याम पट, कुर्सी, मानचित्र, शिक्षक का वेतन। तो देखिए इसमें से जो है ब्लैक बोर्ड योजना से संबंधित कौन कौन है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा कि इसमें होगा कि निम्न में कौन ब्लैक बोर्ड योजना से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। तो देखिए इसमें से कौन नहीं होगा, तो शिक्षक का वेतन नहीं होगा। आपको बताए भी कि ऊपर कि ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत जो है नई शिक्षा नीति 1986 के तहत 1987 में शुरुआत हुआ, और इस योजना के तहत जो है प्राथमिक विद्यालय में श्याम पट की व्यवस्था, कुर्सी हो गया, मानचित्र हो गया और ग्लोब हो गया, बहुत सारे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो विद्यालय के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए जरूरी है और बच्चों के लिए जरूरी है, या पुस्तकालय की पुस्तक हो गया, इस सब की बात की गई थी और शिक्षक के वेतन की बात नहीं कही गई थी, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए, तो ऑप्शन में कक्षा कक्ष, असेंबली हॉल, मध्याह्न भोजन की मात्रा, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए, यानी कक्षा कक्ष जो है आप बैठने वाला जो कक्षा कक्ष होता है विद्यालय भवन में, वो बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके विद्यालय में 50 बच्चे हैं और आप जो है 20 बच्चे का ही कक्षा कक्ष बनाए हैं, तो वहाँ क्या होगा कि सही से शिक्षण कौशल आप नहीं कर पाइएगा, या विद्यालय में विद्यार्थी सही से पढ़ नहीं पाएगा, यानी वहाँ बहुत कंजेस्टेड रहेगा। तो कभी भी जो है कक्षा कक्ष जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद देखिए असेंबली हॉल भी जो है बच्चों की संख्या के अनुरूप विद्यालय में होना चाहिए, और मध्याह्न भोजन जो प्रत्येक दिन बनता है वो बच्चों की संख्या के अनुरूप बनना चाहिए। मान लीजिए 100 बच्चा है और आपको 70 बच्चा कहीं आप लगाते हैं, यानी मध्याह्न भोजन का जो भी मात्रा है, यानी आप जो है उसका जो मात्रा है आप काट रहे हैं, आप अपने घर ले जा रहे हैं, तो ये नहीं करना है। या फिर आप ज़्यादा खुश हो के ज़्यादा भी नहीं बनाना है जिससे बर्बाद हो, तो बस जितना बच्चा है उसी के संख्या के अनुरूप जो है मध्याह्न भोजन को भी बनाना है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संविधान में किस सूची का विषय है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं और हम आप लोग से देखना चाहते हैं कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। और चलिए हम वैसे ऑप्शन दे देते हैं दो। तो देखिए शिक्षा जो है या तो आपको समवर्ती सूची में है या राज्य सूची में, ठीक है। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिसमें आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पैसा देता है, और राज्य सूची का मतलब क्या हो गया कि जिसमें राज्य सरकार खुद पैसा देता है। तो आपको बताइएगा कि शिक्षा किस सूची में है, तो आप लोग के आंसर का हमें इंतजार रहेगा, और आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं। और आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए, इससे आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होगा, और हम अनलिमिटेड नोट्स देने वाले हैं जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।